गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम पढ़ेंगे हिमालय की बेटियां अध्याय 3। हिमालय की बेटियां जो अध्याय है वह एक निबंध है। इसके जो लेखक हैं वो नागार्जुन जी हैं। इनको बाबा भी कहा जाता है और इनको यात्री उपनाम से भी जाना जाता है। नागार्जुन का जन्म 30 जून 1911 को हुआ था। ये दरभंगा जिले बिहार के रहने वाले थे। इनका असली नाम जो था वो वैद्यनाथ मिश्र था, परंतु ये हिंदी साहित्य में इनका बहुत नाम जाना जाता है। लेकिन इन्होंने मैथिली भाषा जो होती है ना, ये बिहार की बहुत प्रसिद्ध भाषा है, तो ये मैथिली में भी लिखा करते थे। इनके पिता एक किसान थे और वो पुरोहित का भी काम किया करते थे, जिसके सिलसिले में वो आसपास के इलाकों में आया जाया करते थे। और उन्हीं के साथ बचपन से ही जो नागार्जुन जी थे वो भी आया जाया करते थे। तो उनका जो स्वभाव था वो यात्री किस्म का हो गया था, इसलिए उनको यात्री उपनाम से भी जाना जाता है। और बचपन से ही वो यात्री हो गए थे, क्योंकि वो अपने पिता के साथ सभी इलाकों में आया जाया करते थे। और जो उनकी मृत्यु हुई वो 5 नवंबर 1998 को दरभंगा बिहार में हुई थी। ये एक ऐसे प्रगतिशील लेखक है जिन्होंने समाज में जो बुराइयां या कुरीतियां थी उस पर प्रहार किया था और किसानों की जो मजबूरियां थी उन पे आवाज़ उठाया करते थे। उनके लिए इन्होंने बहुत सारे उपन्यास, कविताएं, कहानियां लिखी हैं, जिसके माध्यम से समाज के दबे कुचले लोगों का आवाज़ बने। हिमालय की बेटियां पाठ में लेखक नागार्जुन ने हिमालय और उससे निकलने वाली नदियों के विषय में वर्णन किया है। इस पाठ में उन्होंने हिमालय को पिता, नदियों को उसकी पुत्रियों और समुद्र को हिमालय के दामाद के रूप में चित्रित किया है। इसमें लेखक ने एक दार्शनिक व्यक्ति के समान हिमालय और उससे निकलने वाली नदियों के प्रति अपने सोच अवगत कराया है। इस निबंध के माध्यम से हम नदियों के महत्व को समझ सकते हैं। देखो, और आपको ये पता है कि यहाँ पे जब हिमालय क्या है, एक निर्जीव चीज़ है, वो मानव तो है नहीं। लेकिन यहाँ पे अगर हमने ये बोला है कि हिमालय की बेटियाँ, और हिमालय की बेटियाँ कौन है, नदियों के बारे में बताया गया है। जैसे देखिए, अब हिमालय को नदियों की बेटियाँ क्यों कहा गया है। अब ये देख रहे हैं आप, ये जो श्रेणियाँ हैं, यहाँ से क्या होता है, यहाँ पे बर्फ़ जमा होता है और जो नदियाँ होती हैं यहीं से निकलती हैं। जैसे एक देख लो आप, ये आपका एक एग्जाम्पल है। यहाँ पे क्या हो रहा है, बर्फ़ सारा पिघल रहा है, ये सारा पिघल के यहाँ से आ रहा है। तो इसलिए हमने हिमालय को पिता और उस बर्फ़ से जो नदियाँ बहती हैं पिघल पिघल कर, हमने उस नदियों को यहाँ पे मान लिया कि जो नदियाँ हैं वो हिमालय की बेटियाँ हैं। तो यहाँ पे हमें पता है, जैसे कि मैंने आपको पढ़ा दिया है पहले, कि जब किसी निर्जीव वस्तु को मानव की तरह कार्य करता हुआ दिखाया जाए तो वहाँ पे कौन सा अलंकार होता है, मानवीकरण अलंकार होता है। क्योंकि आपको पता है पर्वत जो है, क्या एक्चुअली में ऐसा होता है कि उसकी बेटियाँ होती हैं? नहीं होती हैं, लेकिन हमने उसको व्यक्ति की तरह, मानव की तरह कार्य करते हुए दिखाया। अर्थात जो पहाड़ है वो एक व्यक्ति नहीं है, और अगर व्यक्ति नहीं तो उसकी बेटी कैसे हो सकती है। तो हमने नदियों को उसका बेटी बता दिया है।
तो यहाँ पे मानवीकरण अलंकार है पूरे कविता में। अभी तक मैंने उन्हें दूर से देखा था, बड़ी गंभीर, शांत, अपने आप में खोई हुई लगती थी। संभ्रांत महिला की भांति वे प्रतीत होती थी। उनके प्रति मेरे दिल में आदर और श्रद्धा के भाव थे। माँ और दादी, मौसी और मामी की गोद की तरह उनकी धारा में डुबकियां लगाया करता, परंतु इस बार जब मैं हिमालय के कंधे पर चढ़ा तो वे कुछ और रूप में सामने थी। मैं हैरान था कि यही दुबली पतली गंगा, यही यमुना, यही सतलुज समतल मैदानों में उतर कर विशाल कैसे हो जाती हैं। इनका उछलना और कूदना, खिलखिलाकर लगातार हंसते जाना, इनकी यह भावभंगी, इनका यह उल्लास कहाँ गायब हो जाता है। मैदान में जाकर किसी लड़की को जब मैं देखता हूँ, किसी कली पर जब मेरा ध्यान अटक जाता है, तब भी इतना कौतूहल और विस्मय नहीं होता जितना कि इन बेटियों की बाल लीला देखकर। कवि कहता है, अभी तो मैंने इन्हें दूर से देखा था, बड़ी गंभीर और शांत लग रही थी, खोई हुई सी लगती थी। संभ्रांत महिला की भांति वे प्रतीत होती थी। संभ्रांत यहाँ पे शिष्ट और कुलीन और बहुत सभ्य महिला से है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी कवि क्या है कि यहाँ पे कवि उस चीज़ का वर्णन कर रहा है। अभी क्या है, कवि जैसे गंगा, यमुना या किसी भी नदी को जब देखता था समतल मैदान में देखता था। समतल मैदान में क्या होता है कि नदियाँ बहुत धीरे धीरे चलती हैं, है ना, उसमें बहुत तेज वाली लहरें नहीं होती। लेकिन जब वही पहाड़ पर से आती हैं तो वो उछलती कूदती हुई झनझन की आवाज़ आती रहती है ना। तो इसलिए यहाँ पे बोल रहा है कि अभी तो मैं उनको एक महिला की भांति देख रहा था, जो कि जिनके लिए मेरे मन में आदर और श्रद्धा थे। मैं उनको माँ और दादी और मौसी, मामी की तरह ही आदर करता था। परंतु जब इस बार मैं जब हिमालय के कंधे पर चढ़ा, तो यही हिमालय के कंधे पर चढ़ा। कंधे पर चढ़ने का अर्थ यहाँ पे क्या है कि कभी हिमालय पे गया है ना। माउंट एवरेस्ट जहाँ पे है वहाँ पे कभी पास से गया देखते हैं। तो पास से क्या होता है कि वो जब पास से देख रहे तो हिमालय पे से जो नदियाँ हैं, गंगा, यमुना, सतलज, तो वो कहते पतली पतली धाराओं में बह रही हैं। तो वो देख रहा है कि मतलब कितने वहाँ से झरझर की आवाज़ आती है और वो एक दूसरे से लड़खड़ाती हुई, पत्थरों को तोड़ती हुई, रास्ता बनाती हुई, जैसे कि एक बच्चा खेलता हुआ, मस्ती करता हुआ, अपने भाई बहन होते हैं, खेलते रहते हैं, मस्ती करते रहते हैं, इधर उधर खिलखिलाते रहते हैं, हंसते रहते हैं। उस तरह उन्होंने किसको देखा, गंगा, यमुना, सतलज जो हैं इन सबको देखा वहाँ पे। क्योंकि वहाँ पे वो पहाड़ पे से जब पानी गिरता है तो आपने देखा वो बहुत पतली हुई धारा में बहता है, लेकिन जब वो समतल मैदान पे जैसे ही आता है क्या होता है, वो फैल जाता है, उसकी आवाज़ धीरे हो जाती है, उसके चलने का वेग कम हो जाता है। तो इसलिए उन्होंने बोला कि मैं इतना आश्चर्यचकित या इतना विस्मित मैं किसी लड़की को भी देख कर नहीं होता, मैं किसी कली को भी, जैसे यहाँ पे है ना, किसी कली पर जब मेरा ध्यान अटक जाता है तब भी मैं इतना कौतूहल और विस्मय नहीं होता। वो बोले जैसे मैं जब अगर किसी लड़की को भी देखता हूँ तो मेरा मन इतना विचलित नहीं होता, इतना उत्सुक नहीं होता। लेकिन ये जो गंगा, यमुना, सतलज हैं, इनको देखकर मेरा मन बहुत ही आश्चर्यचकित है, आनंदित है कि अच्छा, इनका ऐसा भी रूप होता है। कवि यहाँ पे नदियों की बाल लीला देखकर बहुत ही हैरान है, बहुत आनंदित है और बहुत ही खुश है। देखो, नदियों का बाल लीला तो देख ही लिया आपने, है ना। वो पहाड़ पे से, पहाड़ को बोला गया हिमालय, हिमालय से मतलब अपने पिता के गोद से जब हैं तो कैसे हंस रही हैं, खिलखिला रही हैं, मुस्कुरा रही हैं। लेकिन जैसे ही अपने पिता के गोद से वो बाहर चली गई, दूर चली गई, मतलब मान लिया ये हिमालय है, ठीक है, ये हिमालय है। और यहाँ से जब नदियाँ निकल के समतल मैदान में गई हैं, यहाँ पे देखिए ये क्या ठहर गई या फिर बहुत धीरे 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 इनका वेग है। देखिए, इसको देख के पता चल रहा है ना का कितने धीरे धीरे चल रही हैं। इसलिए बोला गया है कि जब ये समतल मैदान में होती तो कितनी शुभ्रांत महिला सी, शिष्ट महिला सी लगती हैं। लेकिन जैसे इनको हिमालय के पास देखा जाता है, इनके पिता के गोद में देखा जाता है, तो ये बिल्कुल
तो ये बिल्कुल पतली दुबली सी दिखती हैं, इतनी सुंदर लगती हैं कि मैं इतना विस्मय तो किसी लड़की को भी देखकर नहीं होता हूँ। कहाँ ये भागे जा रही हैं? वह कौन लक्ष्य है जिसने इन्हें बेचैन कर रखा है? महान पिता का विराट प्रेम पाकर भी अगर इनका हृदय अतृप्त है, अतृप्त मतलब संतुष्ट नहीं है, तो वह कौन होगा जो उनकी प्यास मिटा सकेगा? बर्फ, जली नंगी पहाड़ियाँ, छोटे छोटे पौधों से भरी घाटियाँ, बंधुर अधिष्ठिकाएँ, सरसब्ज उपत्यकाएँ, ऐसा है इनका लीला निकेतन। खेलते खेलते जब ये जरा दूर निकल जाती हैं तो देवदार, चीड़, सरो, चिनार, सफेदा, कैल के जंगलों में पहुंचकर शायद इन्हें बीती बातें याद करने का मौका मिल जाता होगा। कौन जाने बुढ़ा हिमालय अपनी इन नटखट बेटियों के लिए कितना सिर ढूंढता होगा। बड़ी बड़ी चोटियों से जाकर पूछिए तो उत्तर में विराट मौन के सिवाय उनके पास और रखा ही क्या है। देखिए यहाँ पे बंधुर अधिष्ठिकाएँ क्या है? पर्वत की ऊपरी समतल भूमि। बंधुर मतलब भाई बंधु होते हैं, और पर्वत कौन है? हिमालय तो है ही। और अधिष्ठिकाएँ मतलब जो पर्वत के ऊपर वाली समतल भूमि है वो उनके बंधुर हैं। सरसब्ज का अर्थ है यहाँ पे हरी भरी उपत्यकाएँ, मतलब घाटियाँ होती हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो देवदार, चीड़, सरो, चिनार, सफेदा, कैल के जंगलों में पहुंचकर शायद इन्हें ख्याल आता होगा। ये जो देवदार, चीड़, सरो, चिनार, सफेदा, कैल है ना, ये एक प्रकार के पेड़ होते हैं जो घने जंगलों में पाए जाते हैं। कवि ने कहा है कि ये जो गंगा, यमुना, सतलज, ये जो नदियां हैं, ये अपने पिता यानी हिमालय को छोड़कर न जाने कहाँ भागी जा रही हैं। पता नहीं इनका लक्ष्य क्या है, किसको पाने के लिए ये बेचैन हैं। ये अपने पिता का विराट प्रेम पाकर भी अतृप्त हैं, असंतुष्ट हैं। न जाने कौन इनकी प्यास को मिटा सकेगा। ये नंगी पहाड़ियाँ, छोटे छोटे पौधों से भरी घाटियाँ, बंधुर अधिष्ठिकाएँ मतलब कुछ ऐसे पहाड़ समतल होते हैं जिन पर कुछ नहीं पाया जाता है। वहाँ से ये बहती और फिर हरी भरी घाटियों से निकलती हुई खेलते खेलते जब जरा दूर पहुँच जाती हैं, कहाँ पहुँच जाती हैं? देवदार, चीड़, सरो, चिनार, सफेदा, कैल के आदि के जंगलों में जब ये पहुँच जाती हैं, यानी जब ये अपने पिता से काफ़ी दूर चली जाती हैं। अर्थात काफ़ी दूर बच्चे कब जाते हैं अपने पिता से? जब वो बड़े हो जाते हैं थोड़ा। तो जब वो बड़े हो जाते हैं तब उनको अपना बचपन याद आता होगा, उनके अपनी बाल लीलाएँ याद आती होंगी कि हम अपने पिता के साथ रहते तो कैसे हंसते थे, खेलते थे, मुस्कुराते थे, हम कितना वेग रहता था हमें। तब जाकर जब ये इतने जंगलों में पहुँचते होंगे तब इनको अपनी बाल लीलाएँ याद आती होंगी। यहाँ पे बोला है तब इन अपने नटखट बेटियों के लिए कि नदियाँ यानी जो हिमालय की बेटियाँ हैं, जब वो अपने पिता से दूर जाकर इन वनों में जब जाती होंगी तो अपना बचपन याद करती होंगी और अपने पिता को याद करती हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, कौन जाने बुढ़ा हिमालय अपनी इन नटखट बेटियों के लिए कितना सिर ढूंढता होगा। बड़ी बड़ी चोटियों से जाकर पूछिए तो उत्तर में विराट मौन के सिवा उनके पास और रखा ही क्या है। अर्थात सिर ढूंढना मतलब यहाँ पे क्या है? बुढ़ा हिमालय। बुढ़ा हिमालय यानी जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, पिता थोड़े बूढ़े हो जाते हैं, इसलिए पिता को यहाँ पे बोला गया है कि बुढ़ा हिमालय अपनी नटखट बेटियों को न जाने कितना याद करता होगा। सिर ढूंढने का मतलब यहाँ पे कि अपने बच्चों को न जाने वो कितना याद करते होंगे कि हाँ हमारी बेटियाँ कैसी हैं। तो ये सारी चीज़ें सुन के सोचकर वो चिंतित होते होंगे। और पूछिए तो जो वहाँ पे बड़ी बड़ी उत्तर में चोटियाँ हैं, क्योंकि उत्तर में ही हमारा हिमालय पर्वत है, हिमालय पर्वत हमारा सबसे बड़ा है और उसके आसपास बहुत सारी पर्वतों की श्रेणियाँ होती हैं। तो वहाँ पे बोला गया है, पूछो तो उन बड़ी बड़ी चोटियों से कि उत्तर में विराट मौन के सिवा उनके पास और रखा ही क्या है। विराट मौन किसके लिए बोला गया है? ये हिमालय के लिए बोला गया है क्योंकि वो मौन है, उनकी बेटियाँ उनसे दूर चली गई हैं। सिंधु और ब्रह्मपुत्र ऐसे दो नाम हैं जिनके सुनते ही रावी, सतलज, ब्यास, चेनाब, झेलम, काबुल, कुभा, कपिसा, गंगा, यमुना,
सरयू, गंडक, कोसी आदि हिमालय की छोटी बड़ी सभी बेटियां आंखों के सामने नाचने लगती हैं। वास्तव में सिंधु और ब्रह्मपुत्र स्वयं कुछ भी नहीं है। दयालु हिमालय के पिघले हुए दिल की क्यों बोला गया है कि जो ये सिंधु है और ब्रह्मपुत्र जो नदी है ये कहाँ से आती हैं? हिमालय से ही बह के आती हैं। इसलिए बोला गया कि ये तो दयालु हिमालय के आगे कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये हिमालय के पिघले हुए दिल के एक एक बूंद न जाने कब से इकट्ठा होकर इन दो महानदों के रूप में समुद्र की ओर प्रवाहित हुई हैं। ये जो दोनों नदियां हैं, ये कौन सी नदी है? इनको नदी नहीं बोला जाता है, इनको महानदी बोला जाता है। ठीक है, महानदियां वो होती हैं जिसमें बहुत सारी नदियां आकर मिलती हैं और फिर ये जाकर लास्ट में समुद्र से मिल जाती हैं। कितना सौभाग्यशाली है वह! कौन? समुद्र। कौन है सौभाग्यशाली? समुद्र है, जिसे पर्वतराज हिमालय की इन दो बेटियों का हाथ पकड़ने का श्रेय मिला है। यहाँ पर कवि ने अभी गंगा, यमुना या जो और नदियाँ थीं उनको अभी माता, मौसी इन सब के रूप में, मामी के रूप में देख रहा था, जिसके लिए वो आदर प्रेम की भावना व्यक्त कर रहा था। लेकिन अब यहाँ पे कवि ने, लेखक ने, नागार्जुन जी कवि और लेखक दोनों थे, क्योंकि कविता सिर्फ जो कविता लिखते हैं उन्हें कवि कहा जाता है, जो उपन्यास, नाटक, ये कहानी सारी चीज़ें लिखते हैं उनको लेखक कहा जाता है। इसलिए जो नागार्जुन जी थे वो कवि और लेखक दोनों थे। तो जो लेखक हैं यहाँ पे जो सिंधु, ब्रह्मपुत्र या जो नदियाँ हैं उनको यहाँ पे प्रेयसी के रूप में देखा है। ठीक है, यहाँ पे बोला गया है कितना सौभाग्यशाली है वह समुद्र जिसे पर्वतराज हिमालय की इन दो बेटियों का हाथ पकड़ने का श्रेय मिला है। अर्थात जो इनकी दो बेटियां हैं सिंधु और ब्रह्मपुत्र, ये क्या होती हैं? ये वहाँ से बहते हुए हिमालय से आती हैं और ये लास्ट में समुद्र में जाकर मिल जाती हैं। और सिंधु और ब्रह्मपुत्र में ये अकेले नहीं बहती हैं, ऐसा नहीं है। इसमें जो आपने ये देखा है रावी, सतलुज, ब्यास, ये सारी नदियाँ ना, चेनाब, झेलम, काबुल, कपिस, गंगा, यमुना, ये सारी की सारी जाकर इसमें मिलती हैं। फिर लास्ट में जाकर ये सिंधु और ब्रह्मपुत्र समुद्र में मिल जाते हैं। सिंधु मिलती है अरब की खाड़ी में और ब्रह्मपुत्र गिरता है कौन सी खाड़ी में? बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, अभी मैं आपको मैप के द्वारा इसको दिखाती हूँ। देखो, हमने पढ़ा था ना उत्तर में विराट मौन है। उत्तर में क्यों? ये हमारा क्या है? ये हमारा देखो ईस्ट है, यहाँ पे पूरब है ये, और यहाँ पे पश्चिम है, ये उत्तर है ना। और इसके नीचे हमारा क्या है? यहाँ दक्षिण है। इसलिए बोला गया है उत्तर में विराट मौन है, क्योंकि जो हिमालय है ये उत्तर में पड़ता है। देखिए, हिमालय की इतनी सारी श्रेणियाँ, हिमालय कोई एक पर्वत नहीं है, हिमालय बहुत सारी पर्वतों की श्रेणियों से मिलकर बना है और ये बहुत ऊंचाई पर है। इसलिए इसको हम हिमालय बोलते हैं। हिम प्लस आलय, हिम मतलब बर्फ होता है, आलय मतलब घर, मतलब बर्फ का जो घर है, यानी इन पहाड़ों पे बहुत ज़्यादा बर्फ़ जमा होता है, इसलिए हम इसको हिमालय बोलते हैं। हिमालय देखो आप, यहाँ से ये क्या है? जम्मू कश्मीर यहाँ पे है, यहाँ से लेकर पूरा नॉर्थ ईस्ट तक, यहाँ तक हमारा हिमालय जो फैला हुआ है। और यहीं से अब मैं आपको ये दिखाती हूँ। अब यहाँ से क्या होता है कि यहाँ से निकलती है सिंधु घाटी, यहाँ से होकर जाती है और वो यहाँ पे गिर जाती है, और यहीं से निकलती है ब्रह्मपुत्र नदी, जो यहाँ से होते हुए यहाँ बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। मैं आपको दिखाती हूँ। हमें 3 मेन नदियाँ देखनी है। कौन सी? सिंधु नदी हमने देखना है। सिंधु और ब्रह्मपुत्र की बात कर रहे थे ना हम, जो कि हिमालय की महानदी है। ठीक है, इंडस को हम सिंधु नदी बोलते हैं। ब्रह्मपुत्र तो ये है ही, और ये गंगा नदी है जो कि यहाँ उत्तराखंड से निकलती है। ठीक है, देखो ये है हमारा भारत।
मैंने कहा सिंधु की बात मैं कर रही थी। सिंधु नदी क्या होता है, यहाँ मानसरोवर से निकलता है। देखो सिंधु नदी क्या है, यहाँ से निकलती है, यहाँ से सिंधु नदी निकलती है। और यहाँ पे ये कौन सा जगह है, चीन तिब्बत, ठीक है। और ये है मानसरोवर, यहाँ से निकलता है हमारा, क्या निकलता है, ये कौन है, सिंधु नदी है। इसकी लंबाई कितनी है, 3180 किलोमीटर, ठीक है। अब यहाँ से सिंधु नदी यहाँ से सीधे निकलती है और यहाँ से जाती है और यहाँ इसके नीचे ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। चलो मैं आपको दिखाती हूँ कहाँ गिरती है। देखो ये नहीं, ये अरब की खाड़ी में गिरती है। और देखो ये जो सिंधु नदी है ये अकेले नहीं जाती यहाँ अरब की खाड़ी में। देखो इसमें कौन कौन सी नदियाँ मिली हैं, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, ठीक है। आपने यहाँ पे पढ़ा था ना कि सिंधु और ब्रह्मपुत्र ये ऐसे दो नाम हैं जिनके सुनते ही रावी, सतलुज, ब्यास, चिनाब, झेलम इत्यादि की याद आती। यही है ना, रावी, ब्यास, सतलज, झेलम, ये सब ये सारे मिलके कहाँ गिर जाते हैं, समुद्र की खाड़ी में। और वहाँ पे हमने देखा है कि पर्वतराज अपने बेटियों का हाथ किसको देते हैं, समुद्र राज को, ठीक है। इसी तरह देखो यहाँ से सिंधु नदी निकलती है और यहीं से ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है, ठीक है। और देखो यहाँ पे जो सिंधु नदी निकल रही थी यह कहाँ से होके जाती है, ये जम्मू कश्मीर से होते हुए, मतलब ये भारत देश से होते हुए, ये पाकिस्तान से होते हुए, ये क्या है, पाकिस्तान का हिस्सा है, ठीक है। यहाँ से पाकिस्तान से होते हुए सिंधु नदी फिर कहाँ पे गिर जाती है, अरब के खाड़े में गिर जाती है। मतलब ये किन दो देशों से होकर गुजरती है, भारत से होकर और पाकिस्तान से होकर गुजरती है, ठीक है। और यहीं पे देखो ये है हमारा ब्रह्मपुत्र नदी, ये जो नीला वाला लाइन आप देख रहे हो ये ब्रह्मपुत्र नदी है। ये यहाँ से जाती है, ये मैंने आपको बताई है चाइना है, यहाँ पे चाइना है, ठीक है। ये चाइना से होते हुए इंडिया में आती है, ये है हमारा अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद ये अरब असम से होते हुए ये बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। ये है हमारा बांग्लादेश। बांग्लादेश के बाद क्या होता है, ये बांग्लादेश के बाद कहाँ गिर जाती है, ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, ठीक है। ये है हमारी बंगाल की खाड़ी। अर्थात कहने का अर्थ ये है यहाँ पे सिंधु जो नदी है वो अरब खाड़ी में गिरती है और हमारे जो ब्रह्मपुत्र है वो बंगाल की खाड़ी में गिरता है, ठीक है। और जो हमारा ये देखो ब्रह्मपुत्र जो है ना, ये किन किन देशों से होकर गुजरता है, देखो ये रहा चाइना, चीन, और ये है हमारा भारत, और ये है हमारा बांग्लादेश। यहाँ से होकर फिर ये यहाँ पे बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। जिस प्रकार ब्रह्मपुत्र नदी 3 देशों से होकर गुजरता है, चाइना, भारत, बांग्लादेश, इसी प्रकार हमारी जो सिंधु नदी है वो भी चाइना, भारत और पाकिस्तान से होते हुए कहाँ गिर जाता है, अरब के सागर में, ठीक है। ये देखो यहाँ पे टोटल दिखाया गया है, ये है हमारा भारत और ये रहा अरब सागर, ये रहा बंगाल की खाड़ी। तो आप लोग ये क्वेश्चन याद रखना, मैं आप लोगों से पूछूंगी सिंधु नदी किन 3 देशों से होकर बहती है, तो बताना चीन, भारत एंड पाकिस्तान, ठीक है। सिंधु नदी की लंबाई कितनी है, 2880 किलोमीटर। देखो इस अध्याय में लेखक ने गंगा नदी का भी नाम लिया है, और जो गंगा नदी जैसे सिंधु नदी तो बाहर की 3 देशों से होकर गुजरी है, मतलब चाइना से होकर गुजरी, भारत से होकर गुजरी, फिर पाकिस्तान से होकर अरब सागर में गिरती है। और यहीं पे हमारा ब्रह्मपुत्र कहाँ से, चाइना से होकर, भारत से होकर और बांग्लादेश से होकर फिर बंगाल की खाड़ी में गिरी थी। लेकिन गंगा नदी की भी बात हुई है,
तो जो गंगा नदी होता है ये हमारा भारत में उत्तराखंड से निकलकर कहाँ पे गिरता है, बंगाल की खाड़ी में ये भी गिर जाता है। ठीक है, और ये लास्ट में क्या होता है, ब्रह्मपुत्र जो नदी होती है वो बांग्लादेश में गंगा नदी से मिल जाती है, जहाँ पे हम इसको मेघना नदी कहते हैं। ये देखिए, ये हमारा उत्तराखंड है, यहाँ से गंगा हमारी उत्तर प्रदेश होते हुए बिहार होते हुए पश्चिम बंगाल से कहाँ पे जाके गिरती है, ये है बांग्लादेश। यहाँ पे किससे मिल गई है, ये लाइन किसकी थी, ब्रह्मपुत्र नदी की। यहाँ पे दोनों बांग्लादेश में मिल जाते हैं, मिलके ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाते हैं। तो हिमालय की बेटियाँ कहाँ पे आके मिल गए, समुद्र से आकर मिल गई है ना। देखो, मैंने आपको बताया है कि जब गंगा और ब्रह्मपुत्र बांग्लादेश में संयुक्त रूप से मिलते हैं तो उसको क्या बोला जाता है, मेघना नदी। और मेघना कहाँ पे जाके गिरती है, बंगाल की खाड़ी में। ये क्वेश्चन आप लोग याद रखना। एक बार हम ब्रह्मपुत्र नदी को भी अच्छे से देख लेते हैं। देखो, ये है हमारा यहाँ पे चाइना, ठीक है, तिब्बत चीन लिखा हुआ है ना, यहाँ पे देखो ये लिखा हुआ है ना तिब्बत चीन। यहाँ से हमारा ब्रह्मपुत्र यहाँ से आती है, यहाँ से फिर अरुणाचल प्रदेश से होते हुए असम से होते हुए फिर ये क्या है हमारा, मैंने कहा था ना बांग्लादेश है। बांग्लादेश में क्या होता है, गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों मिल जाते हैं। ये हमारी गंगा नदी है और ये हमारा ब्रह्मपुत्र है, यहाँ पे मिल गए। और मिलने के बाद क्या हुआ, ये बंगाल की खाड़ी में आकर गिर जाते हैं। जहाँ पर सबसे बड़ा नदी डेल्टा सुंदरबन डेल्टा का निर्माण होता है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए सुंदरबन डेल्टा का निर्माण कहाँ होता है तो आपको बताना है बंगाल की खाड़ी में। मतलब ये पहले जब दोनों नदियाँ मिल जाती हैं तो सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती हैं और फिर सुंदरबन डेल्टा से पानी होते हुए वो बंगाल की खाड़ी में गिर जाता है। ठीक है, और देखो ब्रह्मपुत्र जब वहाँ से ये 3 देशों से होकर बहता हुआ आया है तो उसमें कितनी सारी नदियाँ मिली हैं, तीस्ता, सुबनसिरी, कमेंग, मानस, दिबांग, लोहित, बराक, कपिली, इटीसी, है ना। देखो यहाँ पे कि जिन्होंने मैदानों में ही नदियों को देखा होगा उनके ख्याल में शायद ही यह बात आ सके, बूढ़े हिमालय की गोद में बच्चियां बनकर ये कैसे खेला करते हैं। माँ बाप की गोद में नंग धड़ंग होकर खेलने वाली बालिकाओं का रूप पहाड़ी आदमियों के लिए आकर्षक भले ही ना हो, लेकिन मुझे तो ऐसा लुभावना प्रतीत हुआ वह रूप हिमालय को ससुर, कौन है यहाँ पे हिमालय ससुर, और समुद्र को उसका दामाद कहने में कोई झिझक नहीं होती है। अर्थात कवि यहाँ पे बोलना चाहता है कि जो समतल से लोग जाते हैं उनके लिए ये जो दृश्य है बहुत ही लुभावना प्रतीत होता है। हाँ, उनके लिए भले ही ना हो, उनके लिए बहुत नॉर्मल होगा जो कि पहाड़ियों में रहा करते हैं, क्योंकि उनके लिए ये दृश्य वो रोज़ाना देखते हैं तो उनके लिए बहुत नॉर्मल है। लेकिन हम जिसे गंगा, सरयू, इन सबको समतल नदियों पे देखते हैं जो बहुत ही शांत स्वभाव से जाते हैं, लेकिन जब हम उनको पहाड़ियों पे देखते हैं यानी हम जब हिमालय पे उनको देखते हैं तो वो कैसी नंग धड़ंग बच्चों की तरह खेलते हुए, हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, शोर मचाते हुए, पहाड़ों को तोड़ते हुए अपना रास्ता बनाते हुए खेलती रहती हैं और समतल मैदान में आ जाती हैं। और लास्ट में जाकर वो हर जगह से घूमते घूमते समुद्र में मिल जाती हैं। इसलिए यहाँ पे जो हिमालय है उनको ससुर और समुद्र को उनका दामाद कहा जाता है। मतलब कहा जाता है इन द सेंस कि ये कवि बोल रहे हैं कि मुझे कहने में ये बिल्कुल संकोच नहीं है कि हिमालय ससुर है और समुद्र उसका दामाद है। कालिदास के बिरही यक्ष ने अपने मेघदूत से कहा था, बेत्रवती बेतवा नदी का प्रेम का प्रतिदान देते जाना, तुम्हारी प्रेयसी तुम्हें पाकर अवश्य प्रसन्न होगी। यह बात इन चंचल नदियों को देखकर मुझे अचानक याद आ गई और सोचा कि शायद उस महाकवि को भी नदियों का सचेतन रूप पसंद था। दरअसल कोई भी नदियों को
पहाड़ी घाटियों, समतल आंगनों के मैदानों में जुदा जुदा शक्लों में देखेगा, वह इस नतीजे पर पहुंचेगा। कवि यहाँ पे उस समय का वर्णन किया है। कालिदास कौन थे? कालिदास एक बहुत ही बड़े कवि थे। इन्होंने अपनी प्रेयसी के लिए बेतवा नदी यानी वेत्रवती को अब बेतवा नदी कहा जाता है, और मेघदूत उनका प्रेमी है। किसका? बेतवा नदी का। मेघदूत यानी बादल। यहाँ पे जब बादल जाता है कालिदास का संदेश लेकर, तो कालिदास बोलते हैं तुम्हारी जो प्रेमिका है बेतवा, उस पे भी अपना प्रेम का प्रतिदान देते जाना, अर्थात तुम वहाँ पे बारिश करते जाना, उनको बहुत ही प्रसन्नता मिलेगी। उनको ऐसा लगेगा कि हाँ तुम उनसे मिलने आए हो। जो कालिदास जी थे वो किसी शापवश अपनी प्रेमिका से मिल नहीं पाए और उनसे दूर रह रहे थे, तो उन्होंने बादल के द्वारा उनको संदेश भेजा था और बोला था तुम जाते जाते अपनी प्रेयसी से भी मिलते जाना, उनको बहुत ही प्रशंसा होगी। देखो, काका कालेलकर ने नदियों को लोक माता कहा है, किंतु माता बनने से पहले हम इन बेटियों के रूप में देख लें तो क्या हर्ज है। थोड़ा आगे चलिए, इन्हें अगर हम प्रेयसी की भावना करें तो कैसा रहेगा। ममता का एक और भी धागा है जिसे हम साथ जोड़ सकते हैं, बहन का स्थान कितने कवियों ने इन नदियों को दिया है। एक दिन मेरी भी ऐसी भावना हुई थी। जो लिंग तिब्बत की बात है, मन उचट गया था, तबीयत ढीली थी, सतलज के किनारे जाकर बैठ गया। दोपहर का समय था, पैर लटका दिए पानी में। थोड़ी देर में उस प्रगतिशील जल ने असर डाला, तन मन ताजा हो गया, तो मैं लगा गुनगुनाने। हम पहले देख लेते हैं काका कालेलकर ने नदियों को किसकी संज्ञा दी है? लोक माता की संज्ञा दी है। अभी तक देखो इन्होंने बेटी का दिया, बहन का दिया, प्रेयसी के दिया और लोक माता की। जैसे हम बोलते हैं ना गंगा माता, तो हम माता क्यों बोलते हैं? ये बात सही है, जो नदियाँ होती हैं उनसे हमें पानी मिलता है और पानी से हमारा बहुत सारा काम होता है। और इतना सारा काम कौन करता है? ममता करने वाली ही, मतलब एक माँ ही होती है जो अपने बच्चों पे इतना लाड प्यार करती है, और ममता की देवी वही होती है। देखो नदियों से हमारा कितना सारा काम होता है। हम उनको लोक माता इसीलिए कहते हैं क्योंकि नदियाँ हमें अमृत रूपी जल से जीवन प्रदान करती हैं, खेतों का सिंचाई कर हमें अनाज साग सब्जी देती हैं, परोक्ष रूप से हमारा पालन पोषण करती हैं। पालन पोषण इसलिए क्योंकि अगर नदियाँ पानी नहीं देंगी तो हमें अनाज नहीं मिलेगा, अनाज नहीं मिलेगा तो हम खाना कैसे खाएंगे, खाना नहीं खाएंगे तो हम जीवित नहीं रहेंगे, और पानी नहीं पिएंगे तो हम जीवित नहीं रहेंगे। नदियों के शीतल जल से हम स्नान भी करते हैं, और नदियों से बिजली भी तो बनाई जाती है। और आपको पता है आजकल बिजली का कितना काम है। ये नदियाँ कल कारखानों से निकलने वाले जो गंदे रसायन होते हैं उनको भी तो वो नदियों के द्वारा, पानी के द्वारा बहाकर समुद्र में ले जाती हैं, और तभी हमारा जो एनवायरनमेंट होता है, पर्यावरण होता है, वो साफ होता है। तो वो हमारे लिए सुरक्षा प्रदान करता है। वरना अगर गंदे नाले पड़े रहेंगे तो हम मच्छर होंगे, और मच्छर होंगे तो हमें काटेंगे और हम बीमार हो जाएंगे। तो जो नदियाँ होती हैं हमारे लिए बहुत ही लाभान्वित होती हैं। तो यह जो पाठ है किस लिए है, इस पाठ का उद्देश्य क्या है, हमने क्या समझा इस पाठ से? तो इस पाठ का मेन उद्देश्य ये है, लेखक ने हमें ये बताना चाहा है कि हिमालय से निकलने वाली नदियों का नाम, उद्गम स्थान और उसके परिवर्तित होते हुए रूप के बारे में कवि ने परिचित करवाना चाहा है। और नदियों का जो महत्व होता है वो भी हमें समझाना चाहा है कि नदियों को प्रदूषित नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो नदियों का जल होता है वो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अब हम देखते हैं कि कवि का जो उचटा हुआ मन था वो अचानक ही प्रगतिशील जल ने उस पर कैसे असर डाला, उनका मन ताज़ा कैसे हो गया। वो क्या गुनगुना रहे थे? जय हो सतलज बहन तुम्हारी, लीला अचरज बहन तुम्हारी।
मुदित मन हटा खुमारी, जाऊं मैं तुम पर बलिहारी। तुम बेटी यह बाप हिमालय, चिंतित पर चुपचाप हिमालय। प्रकृत नटी के चित्तित पट पर अनुपम अद्भुत छाप हिमालय। जय हो सतलज बहन तुम्हारी, लीला अचरज बहन तुम्हारी। यहाँ पे इसलिए बोला गया है तुम्हारी जो लीला है वो अचरज करने वाली, आश्चर्य करने वाली, क्योंकि कवि का जो मन था वो बहुत ही अनमना सा था, उछटा हुआ था। उनकी तबीयत अच्छी सी नहीं लग रही थी, लेकिन वो जैसे ही पैर डालकर पानी में बैठे, उनको क्या हुआ, उनका मन ताज़ा हो गया, प्रगतिशील हो गया और वो अच्छा फील करने लग गए। इसलिए उन्होंने यही बोला है कि जय हो सतलज बहन तुम्हारी, लीला अचरज बहन तुम्हारी। मतलब तुम्हारी ये कैसी लीला है कि तुम्हारे पानी में पैर डालते ही मेरा जो मन था वो ताज़ा हो गया। मुदित मन हटा खुमारी, मुदित मतलब मेरा जो मन था प्रसन्न हो गया, और खुमारी मतलब जो मेरा मन अनमना सा था वो खुश हो गया। मैं तुम पर बलिहार जाऊं, तुम बेटी हो और हिमालय तुम्हारा बाप है। ठीक है, तो हमने देख लिया इस चैप्टर का क्या उद्देश्य है, नदियों का उद्गम हिमालय से कैसे होता है और कहाँ कहाँ से होकर गुजरता है और कहाँ जाता है। उम्मीद है आपको ये पाठ अवश्य पसंद आया होगा। थैंक यू। हम पाठ के आधार पर प्रश्न अभ्यास कर लेते हैं। भारत की सबसे लंबी नदी का क्या नाम है? भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? कवि ने किस महानदियों को अपनी बहन के रूप में वर्णित किया है? इस अध्याय के आधार पर ब्रह्मपुत्र नदी किन देशों से होकर गुजरती है? आप इसका उत्तर जरूर दें कमेंट में। Thank you. Thanks for watching this video.